आज की इस क्लास में हम लोग जो है CSI नेट 2025 जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसका जो है पेपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड जो जैम के सिलेबस से है उस सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज टेस्ट था नहीं तो मैं उसको करता। ठीक है, वो कराएंगे। क्लियर, कल उसको करते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 to 20 जो क्वेश्चन होता है वो हमारा जो है एप्टीट्यूड का रहता है, उसको हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारे सिलेबस का उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया जा रहा है, हाइपोथेसिस दिया जा रहा है। ठीक है, हमको क्या करना है इसमें, चलो सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। बोलो किए हैं। बोल रहा है x1 x2 जो है यूनिफॉर्म 0, से आ रहा है और हमको डिफाइन कर दिया गया है क्या, टेस्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगर टेस्ट फंक्शन ना डिफाइन करता तो इसके लिए हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है बताओ, x2 ऑर्डर ग्रेटर देन k टाइप का हमारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता। लेकिन हमको मोस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं निकालना है, हमको जो है टेस्ट फंक्शन दिया हुआ है उसका हमको जो है साइज पूछा जा रहा है। एग्री करते हो क्या? अब बात आती है साइज पूछा जा रहा है तो साइज के लिए हमको साइज की डेफिनेशन हमको पता है। क्या पता है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। यही है क्या? अब दिमाग में आएगा कि सर जो है x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर लगा दे। देखो ट्रायंगुलर लगा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको एरिया के कॉन्सेप्ट से प्रोबेबिलिटी निकालना आता है। आता है ना, अगर θ1 है तो x1 और x2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म 0 1 होगा, यानी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रेक्टेंगुलर रीजन में डिफाइन होगा। एग्री करते हो क्या? बताओ। अब हमको x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 4/5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी हमारा अगर ये हमारा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4/5 की लाइन है। क्लियर? तो इसके एबव की हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमने बोला इसके एबव की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन 4/5 निकाल दें। बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस इसके बिलो की प्रोबेबिलिटी जो होगा वो एरिया होगा डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया तो हमारा 1 है क्योंकि रेक्टेंगुलर रीजन है, जिसका बेस और हाइट हमारा 1 1 है। क्लियर है क्या? तो 1 माइनस 1/2 इंटू 4/5 इंटू 4/5, जिसका हमारा जो बेस और हाइट है वो 4/5 है। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यानी 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा 25, यानी हमारा क्या हो जाएगा 17/25। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बोलो, सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर हमारा जो है पावर निकालना होता तो पावर भी निकाल सकते थे सेम तरीके से। सिंपली हमको एरिया को कॉन्सेप्ट से निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी। जरूरी थोड़ी ना हम लोग जो है ट्रायंगुलर रीजन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाले देन हम लोग सॉल्व करें, जरूरी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मॉडलिंग का है। क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं, हमारे सिलेबस का है कि नहीं पहले। बोल रहा है y1 इज इक्वल टू β1 प्लस β2, y2 इज इक्वल टू दिस, y3 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बोल रहा है वेरिएंस ऑफ β1 वेरिएंस ऑफ β2 निकालना है। तो खैर तो ये तो हमारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल तो है लेकिन किस टाइप से, देखो अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, अपने सिलेबस का बना सकते हो। कैसे बनाओगे, β1 प्लस का बोलो β2 xi, वेयर xi की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे c है। हाँ बोलो ei हमारा जो है ei का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। सही है क्या? बोला c जो है वो हमारा कांस्टेंट है सच दैट β1 एंड β2 आर अनकोरिलेटेड।
और बीटा वन बीटा टू कैप जो है हमारा बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, बीटा वन एंड बीटा टू। तो बोल रहा है इसका वेरिएंस क्या होगा। तो हमको पहले जो है सी निकालना पड़ेगा, बोलो हमको सी निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा ये क्या हो, अनकोरिलेटेड हो। जल्दी बता दो। बोल रहा है ना द कांस्टेंट सी इज सच दैट बीटा वन एंड बीटा टू कैप आर अनकोरिलेटेड। तो पहले बीटा वन बीटा टू कैप निकालना पड़ेगा। बताओ, अब बात आती कैसे निकालें। बताओ कैसे निकालें, वेयर बीटा वन एंड बीटा टू कैप आर द लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन बीटा टू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। कैसे निकालेंगे बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, बताओ, कोई आइडिया, सोचो। इसके लिए अगर मेरे को बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए तो कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। दिमाग में आएगा कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकाल दे, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है और वो बेस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होता है, बोलो होता है। अब बात आती फिर निकालें कैसे, बोलो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे आगे प्रोसीड करें। हमारा एट द एंड हमको वेरिएंस चाहिए, लेकिन वेरिएंस निकालने से पहले एस्टिमेटर जो है वो चाहिए ना, बीटा वन बीटा टू, यूजिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। ओके, निकाल सकते हैं यूजिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। कैसे निकालेंगे बताओ। बताओ कैसे निकालेंगे। बताओ, चलो देखते हैं। हमने क्या देखा, जो y1 है, yi है, वो हमारा क्या बीटा वन प्लस बीटा टू xi प्लस का ei है, यही है ना हमारा। वेयर x1 इज इक्वल टू हमको क्या दिया है 1, x2 इज इक्वल टू 2 दिया है और x3 इज इक्वल टू क्या दिया है c दिया है। क्या ये बात एग्री करते हो। हमने क्या देखा हुआ है, जो बीटा टू कैप होता है वो हमारा क्या होता है बताओ, समीशन ऑफ, बोलो अगर मैं बीटा टू कैप की बात करूं तो हमारा जो है एस एक्स वाई अपॉन में एस एक्स एक्स यही होता है। और बीटा वन कैप इज नथिंग बट क्या होता है, बोलो वाई बार माइनस का एक्स बार इंटू बीटा टू कैप। बोलो क्या ये बात एग्री करते हो। एंड अगर मैं बात करूं वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप, तो वेरिएंस ऑफ बीटा टू कैप जो आता था वो क्या आता था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एस एक्स एक्स। बोलो, एंड मैं वेरिएंस ऑफ बीटा वन की बात करूं तो वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप इज नथिंग बट क्या था हमारा, सिग्मा स्क्वायर वन अपॉन एन प्लस का एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस एक्स एक्स। यही था हमारा बीटा टू का और बीटा वन का वेरिएंस। क्या ये बात एग्री करते हो। और हम लोगों ने क्या देखा था, कोवेरियंस बिटवीन बीटा वन कैप एंड बीटा टू कैप क्या आया था, बोलो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बीच में जो कोवेरियंस होगा वो क्या आएगा, जल्दी बता दो। इसके बीच में जो कोवेरियंस आएगा, मैं कोवेरियंस निकाल सकता हूं कैसे, बीटा टू कैप को वैसे ही रखा, वाई बार माइनस एक्स बार इंटू बीटा टू कैप। क्या ये बात एग्री करते हो, वाई बार का बीटा टू के साथ जो कोवेरियंस होगा वो जीरो हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एस एक्स एक्स। क्या ये बात सही है क्या, बोलो समझ पा रहे हो क्या। वेरिएंस ऑफ जो है हमारा क्या हो जाएगा, बीटा टू कैप आ जाएगा निगेटिव साइन के साथ, एक्स बार भी रहेगा, यही होता है क्या। अब जरा देखना, हमको बोल रहा कि बीटा वन एंड बीटा टू कैप आर अनकोरिलेटेड, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया, अनकोरिलेटेड दिया है, यानी ये अनकोरिलेटेड होगा, यानी कोवेरियंस जीरो होगा। कोवेरियंस जीरो होने का मतलब क्या, यहां से पता चल रहा है एक्स बार को जीरो होना पड़ेगा। एक्स बार को जीरो होना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है
कि 1 + 2 + c डिवाइडेड बाई 3 को 0 होना पड़ेगा, यानी c की वैल्यू को -3 होना पड़ेगा। क्या ये बात एग्री करते हो? जैसे c -3 आ गया, अब हम लोग जो है बाकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हमको c मिल गया है, अब हमको क्या निकालना है बताओ? हमको वेरिएंस का पेयर चाहिए। अब वेरिएंस का पेयर चाहिए तो वेरिएंस तो ऑलरेडी हमको पता है। हाँ बोलो, ये हमको वेरिएंस ऑलरेडी पता है, हमको निकालना क्या है? जल्दी बता दो। एस एक्स एक्स चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एक्स आई की हेल्प से हम लोग एस एक्स एक्स निकाल सकते हैं। देखो बोलो, अगर c -3 आ गया, यानी x की जो वैल्यू है 1 है, 2 है, -3 है, ये हमारा xi है। क्लियर है क्या? अब अगर xi हमारे पास आ गया है तो हम लोग यहां से x बार निकाल सकते हैं। x बार की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। क्लियर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, xi माइनस x बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो, xi माइनस x बार की वैल्यू सेम ही रहेगी, 1 2 -3, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 149, इसका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। जल्दी बता दो। जैसे एस एक्स एक्स की वैल्यू हमको मिल गया, अब हम लोग जो है इसकी वैल्यू बता सकते हैं। बोलो, यानी जो पेयर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 14 कॉमा 1/3 प्लस, और क्या आ रहा है, एक्स बार स्क्वायर, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी सिग्मा स्क्वायर बाई 3। क्लियर? यानी सिग्मा स्क्वायर बाई 14 कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई 3। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या, बताओ? जल्दी बता दो, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इजी था? बोलो, इजी था ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये इजिली किया जा सकता था। हमने देखा कि हमको जो है पहले तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही ब्लू एस्टिमेटर होता है। उसका हमने वेरिएंस देखा, वेरिएंस हमको याद था, कोवेरिएंस याद था, उसका यूज करके हमने सी की वैल्यू निकाला, एंड सी की वैल्यू यूज करके वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देख लिया कौन सा सही है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बोल रहा है क्या, एक्स वाई जेड जो है हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, देख लेते हैं। एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल है विथ पैरामीटर -1, 1। वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0, 1। जेड का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 1, 3। यही है क्या? अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 0 and 1। तो हमको कॉसी बनाना है, तो फर्स्ट बोला x -1 अपॉन मॉड वाई कॉसी होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं क्या, x -1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल -2, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर इसकी हेल्प से हमको कॉसी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। अगर ये ऐसा होता x + 1 डिवाइडेड बाई मॉड वाई, तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉसी हो जाता। क्यों? क्योंकि x + 1 का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1 है, y का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, 1 है, तो x अपॉन मॉड वाई स्टैंडर्ड कॉसी होगा। तो ये तो हमारा गलत स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे प्लस होता तो सही था। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x + 2y + z। चलो देख लेते हैं। x + 2y + z का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। मीन की बात करते हैं, मीन की बात करते हैं तो ये -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा। वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस क्या आएगा बताओ, 1 + का 4 + का 3, यानी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल 0, 8 हो जाएगा क्या? बोलो, नॉर्मल 0, 8 हो जाएगा क्या? एग्री करते हो? अब अगर मैं बात करूं क्या, x - 2y + z 7 होगा। क्यों? 1 + 4 5, 5 + का 3 8 होगा ना। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं देखूंगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम नॉर्मल 0, 8 ही रहेगा क्या? बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो?
अब दो लीनियर कॉम्बिनेशन है तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? इसको मैंने u बोला, इसको मैंने v बोला। तो अब जरा देख लो कोवेरियंस ऑफ u कामा v। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? वेरियंस x यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स वेरियंस y हमारा क्या 1 है, प्लस का वेरियंस ऑफ z यानी हमारा 3। तो कोवेरियंस 0 आ रहा है तो मैं यहां से बोल सकता हूं u एंड v आर इंडिपेंडेंट। बताया हुआ है u हमारा क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड का, v लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड जो है हमारा मल्टीवेरिएट होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है। क्लियर? तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीवेरिएट अगर जो है हमारा 0 आ रहा है उसका कोवेरियंस, तो बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं बोल सकता हूं क्या, u बाई रूट 8 डिवाइडेड बाई v बाई रूट 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? cos 0 कामा 1 हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। क्लियर है क्या? अब बात आती है थर्ड और फोर्थ की। हाँ, थर्ड फोर्थ को भी तो देखना पड़ेगा ना। थर्ड क्या है? जेड माइनस वन अपॉन में वाई। जेड माइनस वन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल 0,3 है, एंड y का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल 0,1 है। तो z माइनस वन अपॉन वाई की बात करें तो ये हमारा कॉसी तो होगा, लेकिन हमारा पैरामीटर 0,1 नहीं होगा। क्लियर है क्या? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा कॉसी 0,1 है। क्लियर है क्या? यानी 1/√3 टाइम z माइनस वन अपॉन में y, ये हमारा कॉसी 0,1 है। तो अगर √3 को मैं हटाऊंगा, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं कॉसी में, तो वो हमारा क्या होता है? दोनों पे इफेक्ट डालता है। एग्री करते हो क्या? बताओ। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को y माइनस वन अपॉन जेड का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉसी 0,√3 होगा। सही है क्या? तो 0,1 तो नहीं होगा ना। क्लियर है क्या? तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। ऐसे x माइनस वाई और x प्लस वाई की बात करेंगे तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड कॉसी नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? तो हमारा बी स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बता दो, सही है क्या? बोलो, क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल जो है 1 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चन था। अब चलो इसको बताओ, इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? कंसीडर अ फाइनाइट population of size n equal to 100, t1 be the sample mean of study variable based on sample size small n. ओके, अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। सैम्पलिंग का क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। ये वाला तुम्हारे सिलेबस का है। क्या बोल रहा है? अच्छा, ये पोस्टीरियर मेन, अच्छा ये बेजियन का है, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है। ये वाला तुम्हारे सिलेबस का। क्या बोल रहा है? क्या x be a single random sampling, x be a simple random, x be a single sample size from absolutely continuous distribution fx theta। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है बताओ? बीटा 1,2 है क्या? ये क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी हुआ है ना? बताओ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। कैसे करेंगे बताओ? हमको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, कैसे करेंगे? x बाई थीटा को पाइवोटल क्वांटिटी लेके सॉल्व करेंगे। हाँ, बोलो। तो अगर बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरर को कहाँ पे लें? हमने बोला क्या, x बाई थीटा हमारा क्या है? पाइवोटल क्वांटिटी है। तो दोनों चारों ऑप्शन हमारा टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। दिख रहा है क्या? जो चारों ऑप्शन है हमारा टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये हमारा जो है u है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 1,2 है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूं क्या कि जो f ऑफ u होगा, तो वो तो हमको दिख रहा है किस टाइप का होगा, 2 टाइम्स 1 माइनस u होगा, 0 इज लेस देन u लेस देन 1। क्लियर है क्या? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जल्दी बता दो। तो अगर मैं बात करूं क्या, देखो अगर ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ये एरर हाफ हाफ लेने के लिए नहीं बोल रहा है। पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में 0.95 ही एरर है, लेफ्ट साइड में एरर ही नहीं ले रहा है। क्लियर है क्या? यानी हमको जो है एरर एक ही साइड रखना, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। क्लियर है क्या? चारों ऑप्शन में 0.95 लिया जा रहा है। ठीक है, तो हमको जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा निकालना जहां पे एरर हमारा एक ही साइड हो। क्लियर? तो अगर ऐसा चाहिए तो हमने बोला क्या एरर हमारा लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो अब ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि किधर साइड ले रहे हैं, और हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए उससे। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, इसको जो है ऑप्शन के थ्रू जाओ, थीटा को इसके बीच में रखो एंड उसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि जो है 95% किसका आ रहा है। क्लियर है क्या? तो हमने बोला देखते हैं, एक ऐसा सी ढूंढ रहे हैं जिसके पहले की प्रोबेबिलिटी 95% है। क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, 0 से c टू 1 माइनस यू डी यू इक्वल टू 0.95। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, या फिर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सी माइनस का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0.95। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमको पता चल रहा है सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 0.95 इक्वल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यहां से अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। अगर मैं c की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो c की वैल्यू क्या आएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, वैसे तो -2 आएगा, -2 + 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4ac यानी कि 0.95। क्लियर, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से c की जो वैल्यू आ रही है, c इज नथिंग बट 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.95, यानी हमारा क्या हो जाएगा 0.05। क्लियर है क्या? तो जो 1 प्लस वाला है वो तो नहीं रहेगा, 1 माइनस वाला ही हमारा बनेगा c की वैल्यू। बोलो, 1 माइनस अंडर रूट 0.05। क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर ये c की वैल्यू आ गई, यानी हमने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन u, यानी x बाई थीटा इज लेस देन c, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.95 है। क्लियर है क्या? बताओ, क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? लेस देन यू लेके सॉल्व किए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दो। तो अगर मैं बात करूं क्या, x से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, यहां से पता चल रहा है क्या 0 इज लेस देन 1 अपॉन थीटा इज लेस देन c अपॉन x, इसकी जो वैल्यू है वो 0.95 है। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है बताओ, x अपॉन c से कहां तक जाएगा, बोलो, x अपॉन c से इंफिनिटी तक। ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये तो ऑप्शन में नहीं है। ये तो ऑप्शन में नहीं है ना। अब बात आती फिर कौन सा ले। फिर हमने बोला कि एक काम करते हैं, दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, बोलो, हमने बोला कि u ग्रेटर देन इक्वल टू सी लें जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 0.95 हो। हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा c से 1 2 टाइम्स 1 माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0.95। इसका क्या मतलब है बताओ, बोलो, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस सी माइनस का 2u का करेंगे, ए और बी लेके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे दो कांस्टेंट को मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? दो कांस्टेंट लेके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। अगर दो कांस्टेंट लेके करना चाहते हो तो कुछ ऐसा बनेगा, ए से बी 2 टाइम्स 1 माइनस यू डी यू, इसकी वैल्यू 0.95।
तो हमने बोला क्या क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी माइनस ए माइनस 2u का करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है क्या, इक्वल टू 0.95। तो हमने बोला क्या ये इक्वेशन है। अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो बनेगा वो कैसा बनेगा, a इज लेस देन u इज लेस देन b, इसकी वैल्यू 0.95। तो हमने बोला क्या u जो है वो x अपॉन थीटा है, तो हमारा कैसा बनेगा x अपॉन बी कॉमा एक्स अपॉन ए जो है हमारा, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जहां पे a और b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन से ए और बी जो है देखो क्या है एंड इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या। अब जैसे हमारे फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा ए और बी है वो क्या है, जो b की वैल्यू है वो 1 है और a की वैल्यू 1 माइनस रूट 0.95। देखो हमने बोला कि जो b की वैल्यू है वो 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस अंडर रूट 0.95। तो हमने बोला कि क्या करना है बताओ, अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ, देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है ही नहीं क्लियर। अदरवाइज हम लोग जो है इस तरीके से जा सकते हैं कि हम लोग वन साइडेड वाला सॉल्व करें, क्योंकि चारों ऑप्शन में 0.95 ही दिख रहा है, तो हमने बोला कि एरर जो होगा वो एक ही साइड होगा। क्लियर है ही नहीं क्लियर, जल्दी बता दो। एग्री करते हो नहीं करते हो। तो हमने बोला इसको सॉल्व करके हमको सी की वैल्यू मिलेगी, एंड जैसे सी की वैल्यू मिलेगी वो हम लोग देखेंगे सेटिस्फाई कर जाएगा। आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, यहाँ पे अगर देखोगे तो सी की जो वैल्यू आएगी वो 0.95 आएगा रूट का। ठीक है, एंड हम लोग देखेंगे क्या 0.95 रूट से कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। क्लियर, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या है 0.95। क्लियर, और हम लोग को पता है यू की जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन थीटा है, तो एक्स से डिवाइड करना है एंड सॉल्व कर देना है। क्लियर, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो एक्स कॉमा एक्स बाई अंडर रूट 0.95 होगा। ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। क्लियर है क्या। तो अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, बस फर्क इतना है क्लास में जो किए हैं वो एरर को हाफ हाफ लेके किए हैं। हाँ, जनरल भी किए हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो है हमको वैल्यू दे दिया है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इसको मैनेज करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमको लिमिट पूछ रहा है, कैलकुलस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। बोला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या होगी। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन रहा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। बोलो, रेशनलाइज कर सकते हैं। इसके प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 और माइनस 2 वो हमारा 1 दे देगा। अब हमने बोला एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो क्या काम कर ले, एक्स स्क्वायर को बाहर कर ले। बोलो, एक्स स्क्वायर को जब बाहर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, और जब लिमिट लगाएंगे तो हमारा लिमिट क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या। बोलो, सही है कि नहीं सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट। चलो, मल्टीपल कोरिलेशन पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन इजी है। बोलो, क्या ये क्वेश्चन इजी है क्या, जल्दी बता दो। द वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन बेस्ड बिटवीन y1 एंड y2 कॉमा y3। फॉर्मूला याद है मल्टीपल कोरिलेशन का, जल्दी बता दो।
मल्टीपल कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या, हमको R12.3 चाहिए। क्लियर? तो इसके स्क्वायर का हमको फॉर्मूला पता है। इसके स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बताओ, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? जल्दी बता दो यार। ठीक है, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। यही होता है क्या? अब हमने बोला कि कोवेरियंस मैट्रिक्स दिया है तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, वन, जो डायगोनल में आएगा वो 1 1 1 हो जाएगा। बोलो नॉन डायगोनल में हमारे कोरिलेशन आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, -2 में 3 × 3 का अंडर रूट, यानी -2/3 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि ये कोरिलेशन है किसके बीच में, x1 x2 के बीच में। तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x1 वेरियंस ऑफ x2 का रूट। सही है क्या? यहाँ पे भी -2/3 आएगा, ये 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2/3 हो जाएगा फिर से। बोलो, क्या ये बात सही है क्या? तो अब मैंने बोला कि ये वैल्यू रख देते हैं, R12 स्क्वायर, यानी R12 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9, प्लस R13 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि R13 0 है। क्लियर? ये टर्म भी 0 हो जाएगा। सही है। डिवाइडेड बाई 1 माइनस R23 स्क्वायर, R23 स्क्वायर यानी 4/9, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू 9/5, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4/5। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/√5। क्लियर है क्या? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2/√5 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला याद है तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। बताओ, इजी था? ठीक है। देखो ये सीरीज का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, n में ln की पावर अल्फा ln ऑफ ln की पावर बीटा। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए सीरीज कन्वर्ज करेगा। हाँ, तो यहाँ पे कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट या फिर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। बोलो कौन सा सही होना चाहिए जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट हो। बोला अल्फा 0 से 1 में है, बीटा हमारा 1 से इंफिनिटी में है। क्लियर है क्या? तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बोल भी दो। बताओ क्या, जल्दी बता दो, बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमको क्या दिया गया है, इसका टेस्ट है 1 में n ln की पावर अल्फा ln ऑफ n की होल पावर बीटा, यही है ना? बताओ सही है क्या? अब जरा देखना, हमको इंटीग्रल टेस्ट क्या पता है, अगर इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा। हाँ, इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि जो हमारा सीरीज है उसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिख दो। क्लियर? और वहां से देखो कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और कन्वर्जेंट है तो कब है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रल लिखूंगा तो वो क्या होगा, 1 में x ln x की पावर अल्फा
और क्या हो जाएगा ln ऑफ x की होल पावर बीटा, यही होगा क्या? बोलो, 1 मिनट देना। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? मैंने बोला कि ln x को जो है t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो यानी ये इंटीग्रल क्या होगा बताओ? ये जो लिमिट जा रही थी कहां से जा रही थी? 4 से इन्फिनिटी जा रही थी ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या 4 से इन्फिनिटी जा रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ln 4 हो जाएगा, ठीक है, ln 4 से इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा t की पावर अल्फा ln ऑफ t की पावर बीटा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो, एग्री करते हो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हमको क्या दिख रहा है, ये जो इंटीग्रल है वो लेस देन है किससे? ln 4 से इन्फिनिटी 1/t की पावर अल्फा dt से। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या, जो t इंटू ln x है, अगर मैं t की पावर अल्फा इंटू ln x की पावर बीटा की बात करूं, तो ये हमारा किससे बड़ा होता है बताओ? t की पावर अल्फा से बड़ा होगा। क्लियर फॉर एनी x। क्लियर, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस देन हो जाएगा। अब हमको दिख रहा है कि ये कन्वर्जेंट होगा कब? जब अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है, बीटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। क्लियर, अगर अल्फा लेस देन 1 है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर अल्फा 0 से 1 में है और बीटा जो है हमारा 1 से इन्फिनिटी में, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा। ओके, खैर यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, यहाँ से कोई ऑप्शन में कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, कोई और जो है तरीका लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो 1 से इन्फिनिटी के लिए हमको मिला है ना, अल्फा जो है 1 से इन्फिनिटी के लिए है, तब ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि द सीरीज कन्वर्जेंट फॉर ऑल अल्फा एंड फॉर ऑल बीटा, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। ठीक है, तो चलो और आगे कंक्लूजन देखते हैं। हमने बोला कि अल्फा मान लो लेस देन 1 है। क्लियर, या अल्फा इक्वल टू 1 के लिए हमको दो ऑप्शन अल्फा इक्वल टू 1 के लिए दिया है ना, तो चलो अल्फा इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। हमने बोला अल्फा इक्वल टू 1 है मान लो, ठीक है, हमने बोला अल्फा इक्वल टू 1, तुमने क्या देखा 1/n ln n, और क्या हो जाएगा ln ऑफ n की पावर बीटा। हमने बोला अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है, और n इक्वल टू 4 से इन्फिनिटी। ऐसा अगर है तो अब क्या देख पा रहे हैं, देखना जरा, इसको मैं अगर इंटीग्रल से कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी 1 में x ln ऑफ x की पावर बीटा। क्लियर, अब मैंने क्या बोला ln ऑफ x, इस पूरे को मैंने t माना, तो 1 में ln x इंटू 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा ln ऑफ 4 से इन्फिनिटी, ये dt अपॉन में क्या हो जाएगा t की पावर बीटा। तो ये कन्वर्जेंट होगा कब? जब बीटा ग्रेटर देन 1 हो। अगर अल्फा 1 है तो बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगा। क्लियर है क्या? अब क्या बोल रहा है कि अल्फा जब 1 है, बीटा इक्वल टू 1 है, तो सीरीज कन्वर्जेंट है। ये तो गलत स्टेटमेंट है। हाँ, द सीरीज कन्वर्जेंट अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा जो है 1 से इन्फिनिटी में, ये तो स्टेटमेंट सही है। क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एग्री करते हो? अब बोल रहा हूं कि अल्फा 0 से 1 में है एंड बीटा 1 से इन्फिनिटी है, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो फोर्थ ऑप्शन तो ऑलवेज करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्फा 0 से इन्फिनिटी में हमने देखा अल्फा अगर 1 ले ले तो बीटा की वैल्यू को 1 से इन्फिनिटी होना पड़ रहा है कन्वर्जेंट होने के लिए। समझ पा रहे हो क्या? तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो थर्ड स्टेटमेंट होगा। क्लियर, नेक्स्ट
बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमएलई का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देखा हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बोल बोल क्या रहा है, एक्स हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन कॉमा पी से आ रहा है, और एन हमारा 5 और 6 दो ही वैल्यू पॉसिबल है, और पी की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1/4 एंड 3/4। क्लियर। बोल रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 3 इज ऑब्जर्व्ड, देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ n कॉमा p क्या होगा। तो हमने बोला लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा n कॉमा p का, वो क्या होगा बताओ, बोलो। 3 ऑब्जर्व हुआ है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा NC3, और क्या हो जाएगा p की पावर 3 एंड 1 माइनस p की पावर। सेम क्वेश्चन IIT जैम में आया हुआ है। क्लियर, आई थिंक 2024 में आया हुआ है। हाँ, आया हुआ है ना, बोलो, एग्री करते हो क्या। अब अगर ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो हमने बोला क्या, हमारे पास जो है दो n की पॉसिबिलिटी है, दो p की पॉसिबिलिटी है, एग्री करते हो। तो हमने बोला क्या, 5 कॉमा 1/4, इस पे लाइक्लीहुड फंक्शन देखो, 5 कॉमा 3/4 निकालो, और क्या निकालो, 6 कामा 1/4 निकालो, एंड जो है क्या निकालो, 6 कामा 3/4 निकालो। जो भी हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा वही हमारा एमएलई होगा। हाँ, क्लियर है क्या। बोलो, इन चारों में जो सबसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड बनेगा, लाइक्लीहुड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस पे आएगी वही हमारा एमएलई बनेगा। समझ पा रहे हो क्या, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है वाई एन सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, जहां पे वाई आई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां से आ रहा है, बर्नौली 1/2 से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि जेड डिफाइन किया गया, जेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ 4 बाहर आ गया, वाई एन अपॉन में 5 की पावर एन। बोल रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। बोल रहा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, जेड इक्वल टू 4/25। कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बताओ, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, समीशन ऑफ वाई आई होता तो उसकी वैल्यू 0 से n तक होती, लेकिन यहाँ पे जो समीशन ऑफ वाई आई है उसको 5 की पावर n से डिवाइड किया गया। एग्री करते हो क्या। देखो, अगर मैं बात करूं क्या, हमने बोला वाई आई डिवाइडेड बाई 5 की पावर आई, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। हाँ, अगर वाई आई बर्नौली है तो इसकी वैल्यू होगी या तो 0 होगी, या तो 1/5 की पावर आई होगी। क्या ये बात एग्री करते हो। हम्म अब मैंने बोला इसका समीशन करना है। समीशन करना, तो समीशन ऑफ वाई आई तो हमारा जो है 0 से n तक हो सकता है, लेकिन 5 की पावर आई क्या बनाएगा, बोलो, जल्दी बता दो, क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ, कोई आइडिया। सीक्वेंस को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो जेड का रेंज बताओ कि जेड की रेंज क्या होनी चाहिए। बताओ क्या, जल्दी बता दो, बताओ क्या होना चाहिए जेड की रेंज, मैं बताऊं। देखो, हमने क्या देखा, जो वाई एन है, वाई एन है वो हमारा क्या है, बर्नौली है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 है। क्लियर। अब मैंने बोला कि वाई एन अपॉन में 5 की पावर एन, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, या तो 0 होगी, या तो 1/5 की पावर एन होगी। क्या ये बात एग्री करते हो क्या। हम्म जल्दी बता दो, यही होगा। अब बात आती है क्या, हमने बोला कि 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। अब मैंने बोला समीशन कर देते हैं इसका, 4 वाई एन डिवाइडेड बाई 5 की पावर एन।
तो यहां से पता चल रहा है इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा बताओ, 0 कॉमा समीशन ऑफ 4 बाहर आ जाएगा 1/5 की पावर n, यही होगा क्या, ये हमारा रेंज होगा, जेड का रेंज यही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है क्या, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इक्वल टू 4/25 चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बताओ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू 4/5 स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए। हाँ बोलो क्या ये बात एग्री करते हो, 4/5 स्क्वायर कब आएगा, जब yn जो है y1 y2 yn में दो वैल्यू हमारा 1 हो जाए, तभी 4/25 आएगा। जल्दी बता दो, हमने क्या बोला, अगर इसको जो है हमको क्या होना पड़ेगा, 4/25 होना है, क्लियर, यानी 4/5 की पावर n होना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बताओ, अगर मैं बोलूं कि y1 मान लो क्या है 0 है, y2 हमारा 1 है, क्लियर, तो इस केस में जरा देखना, एंड yn हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, yn जो है हमारा 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो इस केस में देखना y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये क्या मिल रहा है बताओ जरा, जल्दी बता दो, अगर मैं इसका समीशन निकालूंगा तो यही मिलेगा क्या, 4/5 का स्क्वायर, जल्दी बता दो, हमको क्या दिया हुआ है 4yn डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, यही हमारा z है ना, क्लियर, अगर मैं yn को 0 रख रहा हूं तो हमारा क्या हो जा रहा है बताओ, yn को 0 रख रहा हूं, n को 0 रख रहा हूं, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है देखो, n की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, ओके, अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि n इक्वल टू 1 के लिए अगर ये 0 है यानी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं y2 को मैं 1 ले रहा हूँ यानी 4/25 बन रहा है, एग्री करते हो, एंड बाकी सबको मैं 0 ले रहा हूँ, क्लियर, क्या ये बात सही है क्या, 4/25 ऐसे ही आएगा, और कोई तरीका है लाने का क्या, सेकेंड वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसको 1 होना पड़ेगा तभी 4/25 आएगा, अदरवाइज जो है ये क्या होगा बाकी वैल्यू देगा, समझ पा रहे हो क्या, तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, क्लियर, 4/25 की, तो मैं क्या देख सकता हूं, हमको 4/25 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरीके से मिलेगी, बोलो, अब हमने देखा कि जो yi है वो बर्नौली 1/2 है, अगर ये बर्नौली 1/2 है तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्लियर है क्या, अब समीशन ऑफ यहाँ पे क्या है yn 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, यानी हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 की पावर, अगर हमारा समीशन n टर्म तक का है तो यहाँ पे क्या आएगा n-2 आएगा, हाँ बोलो, n टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 0 पे जाएगी, एग्री करते हो कि नहीं करते हो बताओ, अगर हमको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर लिमिटिंग वैल्यू नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो रहेगी, हमको क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 0.5 है, z इक्वल टू 4/25 हमारा 0 है 0.16 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे n को इन्फिनिटी टेंड कराना पड़ेगा, हाँ बोलो, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 पे जा रहा है, यानी हमारा लास्ट 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है, पहला दूसरा सही हो सकता है, अब बोल रहा z ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हमको सॉल्व करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने क्या बोला कि जो zn है वो हमारा क्या समीशन ऑफ 4yn डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, यही है ना,
ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जरा इसका केसेस देखते हैं कि किस टाइप का हमारा बन रहा है। ठीक है, देखना जरा, हमने बोला कि मान लेते हैं y1 इक्वल टू 1। अगर y1 इक्वल टू 1 है तो इसका क्या मतलब है, जो z बनेगा, बाकी सबको मैं 0 ले रहा हूं, तो z जो बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, 4/5 बनेगा। क्लियर है क्या, एग्री करते हो नहीं करते हो? अगर मैं y1 को 1 ले रहा हूं और बाकी सबको भी अगर मैं 1 ले लिया तो इसकी वैल्यू 4/5 से बड़ी होगी। हाँ, अगर केवल एक वैल्यू 1 है जो कि y1 है तो इसकी वैल्यू 4/5 आ रही है, बाकी सबको भी मैंने अगर 1 से 1 ले लिया तो इसकी वैल्यू 4/5 या 4/5 से बड़ी होगी। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। अब मैंने क्या बोला कि मान लो जो है y1 हमारा क्या है, 0 है, y2 हमारा 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो हमने z की वैल्यू को देखा, क्या आया था, 4/25 आया था। एग्री करते हो क्या, जल्दी बता दो, क्या ये बात सही है, बोलो सही है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो अब बात आती है क्या, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए z ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 की। 3/5 से बड़ा में तो हमारा जो है क्या आएगा, y1 को 1 लेना पड़ेगा, y2 को भी हमको जो है 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3/5 से बड़ा मतलब क्या है, बोलो, ये भी हमारा आ रहा है। क्लियर, ये भी हमारा आ जाएगा। 3/5 से बड़ा है क्या ये, बोलो, ये तो नहीं है ना 3/5 से बड़ा, बोलो, है क्या, नहीं है। फिर इसको कैसे सॉल्व करें, जल्दी बता दो, इसको कैसे, और कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? हाँ, इसको सॉल्व करने का और कुछ तरीका लगा सकते हैं, जल्दी बता दो। हम्म, बोलो, और क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ, और कुछ तरीका? इसकी वैल्यू निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.6 चाहिए। क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा, 0.6 से बड़े के लिए हमको केसेस देखना पड़ेगा, कौन सा केस लेना है। हाँ, बोलो, ये कब आएगा, हमने बोला क्या, अगर y1 को मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा, और बाकी सबको y2 yn को मैं 0 ले रहा हूँ, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस केस में हमने देखा कि जो z है, जो हमारा z बन रहा है, वो हमारा क्या बन रहा है बताओ, हमारा 4/5 बन रहा है, जो कि हमारा क्या है, 0.6 से बड़ा है। क्लियर, अब हमने क्या बोला कि y1 1 ना हो के कोई और टर्म हो जाए। हाँ, बोलो, हमने बोला कि मान लो जो है y1 की वैल्यू 1 हो जाए एंड y2 की वैल्यू 0 ना हो के बाकी कोई वैल्यू हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, सॉरी 2 तो हो नहीं सकता है, यानी बाकी n-1 ऑब्जर्वेशन जो 0 ले रहे थे उसकी वैल्यू भी हमारा क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्लियर, कोई एक वैल्यू या कोई दो वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला y2 की वैल्यू 1 हो जाए और yn हमारा जो है 0 हो जाए n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो इस केस में भी जो z होगा वो क्या होगा, 4 1/5 प्लस का 1/5 स्क्वायर, यही बनेगा क्या, बोलो, तो ये भी हमारा जो बन रहा है वो 0.6 से बड़ा बन रहा है। क्लियर है क्या, बताओ। अब ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट केसेस बनेंगे, तो उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट टास्क होगा। हम्म, उसको सॉल्व करना हमारे पास डिफिकल्टी होगी ना, तो हमने बोला कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.6 कर सकता हूँ। हम्म, बोलो, z की वैल्यू 0.6 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अब ये केस कब होगा, हम्म, अब ये केस कब होगा, जल्दी बता दो। तो बात आती है कि इसके लिए हमारे पास कितने केसेस बनेंगे, हम्म, इसके लिए कितने केसेस बनेंगे 0.6 से कम हो, बताओ, ऑल 0 हो जाए, ओके, और
और जल्दी बता दो। और केवल जो है सब जीरो हो जाए तभी 0.6 से कम होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। जो पीछे वाला केस लिया था ये भी तो लेस देन 0.6 देगा ना। y1 जीरो हो जाए, y2 1 हो जाए। क्लियर है क्या? बाकी सारे जीरो हो जाए, यानी 4/25 ये भी हमारा 0.6 से कम है। क्लियर है क्या? बताओ, एग्री करते हो नहीं करते हो? यानी यहां से क्या पता चल रहा है, ये 0.6 से कम कब होगा? जब हमारा क्या हो जाए, y1 हमारा जो है y1 नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि y1 जब 1 हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जा रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो 0.6 से बड़ी हो जा रही है। हाँ, अगर y1 1 हो रहा है तो ये 0.6 से बड़ी हो जा रही है। अगर y1 नॉट इक्वल टू 1 है तो इस केस में इसकी वैल्यू 0.6 से तो छोटी रहेगी। हाँ, क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? अदरवाइज और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। इसको इसका जो है हम लोग क्या कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकाल के कर सकते हो। क्लियर? इसका एमजीएफ निकालो, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एमजीएफ का निकालो एंड देन उसके बाद सॉल्व करो। समझ पा रहे हो क्या? इसका कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? इसका कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा बताओ। अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्जेंस देखूं, क्या ये कन्वर्ज करेगा किसी डिस्ट्रीब्यूशन में? हाँ, बताओ, क्या ये इसका मैं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकता हूँ? हम्म, बोलो, देख सकता हूँ क्या? बोल भी दो यार, देख सकता हूँ क्या? इसको होमवर्क में ट्राई करना। क्या कोई और तरीका है? ये तो केसेस बना के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ट्राई करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इजी क्वेश्चन है ये। बोल रहा है क्या कि xi हमारा सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 3,1/4 है। अब यहाँ से yj डिफाइन किया 1 और 0, जब हमारा xj जो है लेस देन √5 है, 0 अदरवाइज। बोल रहा है 1/n समीशन ऑफ yj स्क्वायर कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू कांस्टेंट c, देन द वैल्यू ऑफ c क्या होगा? अच्छा, yj का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या मैं बोल सकता हूँ बर्नौली होगा? हाँ, बर्नौली p होगा, वेयर p इज नथिंग बट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ xj लेस देन इक्वल टू √5। लेस देन इक्वल टू √5 का मतलब क्या है? xj की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए, 2 हो जाए। हाँ, क्योंकि √5 की जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी, और हमको दिख रहा है कि बाइनोमियल है, तो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू तो लेगा नहीं। हाँ, एग्री करते हो क्या? यानी xj की वैल्यू 0, 1, 2 हो जाए। समझ पा रहे हो? यानी इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ xj ग्रेटर देन 2 हो जाए। ग्रेटर देन 2 का मतलब 3। हाँ, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी 1/4 हाँ, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 63/64 हो जाएगा। क्या क्या ये बात एग्री करते हो? बोलो, क्या ये बात सही है? अब अगर ये पता चल गया yj हमारा बर्नौली है विथ पैरामीटर 63/64, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो yj स्क्वायर होगा वो भी हमारा बर्नौली होगा, विथ सेम पैरामीटर 63/64। क्लियर? तो अब मैं यहां से बोल सकता हूँ 1/n समीशन ऑफ yj स्क्वायर इज कन्वर्जेस टू क्या हो जाएगा, 63/64। क्लियर है क्या? ये प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस होता है या ऑलमोस्ट श्योरली बोलता है, बात एक ही है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, इजी क्वेश्चन था? बोलो, ये क्वेश्चन इजी था?
ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और हमारे सिलेबस का है तो अब तो करना पड़ेगा ना इसको। हाँ, क्वेश्चन दिया जा रहा है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे दिया जा रहा है, बोल रहा है क्या, देयर इज नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर एग्जैक्टली टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर इनफाइनाइटली स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है कि सर जो है इसको निकालना पड़ेगा क्या, हमारे पास बहुत सारे थ्योरम पड़े हुए हैं, थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। हाँ, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, बोलो। तो इसका जैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हमको 4 स्टेप दिया जा रहा है, 1 2 3 4। बोल रहा है क्या 1 से 1 पे ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। 1 से 2 पे नहीं है, 1 से हमारा 3 पे है। ठीक है, 1 से हमारा 3 पे है और 1 से हमारा 4 पे भी है। क्लियर है क्या? ठीक है, 2 से हमारा 2 पे है, 2 से हमारा और किसी पे भी नहीं है। ठीक है, 3 से हमारा 1 पे है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, 3 से हमारा 3 पे है, सेल्फ लूप भी है, 3 से हमारा 4 पे भी है। क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। 4 से हमारा 1 पे है, 4 से हमारा 1 पे है। ठीक है, और हमारा क्या, 4 से हमारा 2 पे नहीं है, 4 से हमारा 3 पे है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 4 से हमारा 4 पे भी है। ठीक है, तो क्या ये बताना, क्या ये मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल है क्या? क्या ये मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है वो ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सिंगल क्लास नहीं है, सिंगल क्लास नहीं है। अगर क्लास हमारा ब्रेक हो रहा है तो वो इरिड्यूसिबल नहीं होगा। हाँ, बोलो, अगर इरिड्यूसिबल नहीं है इसका क्या मतलब है, जल्दी बता दो। इसका क्या मतलब है? पहले तो हमको यहां से दिख रहा है स्टेट 2 इज एब्जॉर्बिंग स्टेट। हाँ, स्टेट 2 जो है वो हमारा एब्जॉर्बिंग स्टेट है। बोलो, एब्जॉर्बिंग स्टेट है। क्लियर। यानी अगर हमारा स्टेट 2 की बात करें, वो हमारा किसी से कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब मैं बात करूं, क्या 1,3,4 जो है वो हमारा क्लोज क्लास है। क्लियर, इससे बाहर जा नहीं सकता, इससे बाहर आ भी, इसके अंदर आ भी नहीं पा रहा है। क्लियर है क्या? बोलो। तो ये एब्जॉर्बिंग जो स्टेट है ये क्लोज्ड भी है ना? हाँ, ये हमारा क्लोज सेट भी है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो, क्या ये बात सही है क्या? तो बात करूं, क्या 1,3,4 जो है हमारा जो क्लास है वो क्लोज्ड होगा क्या? हाँ, बोलो, क्या 1,3,4 क्लोज्ड होगा? जल्दी बता दो। हम्म, जल्दी बता दो। 1,3,4 क्लोज्ड होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ट्रांजिएंट कौन सा होगा, रिकरेंट कौन सा होगा? हम्म, ट्रांजिएंट कौन सा होगा, रिकरेंट कौन सा होगा? क्या स्टेट 2 रिकरेंट है? हम्म, बोलो, स्टेट 2 की बात करो, क्या ये रिकरेंट है? बोलो, स्टेट 2 इज रिकरेंट क्लास। हम्म, बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो? जल्दी बताओ। स्टेट 2 हमारा रिकरेंट क्लास होगा। ओके, बाकी अगर मैं बात करूं 1,3,4 की, क्या वो रिकरेंट होंगे या ट्रांजिएंट होंगे? हाँ, बोलो, जल्दी बताओ, क्या होगा? अच्छा, इसका पीरियड क्या होगा? हाँ, इसका पीरियड क्या होगा? बोलो, इसका पीरियड क्या होगा?
चलो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या क्या हमको पता है। हमने देखा स्टेट स्पेस क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है। और हमने क्या देखा कि ये जो मार्कोव चेन है वो हमारा रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है। हमने देखा ये रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है। क्लियर है क्या? और हमने क्या देखा कि जो हमारा स्टेट 2 है, स्टेट 2 जो है वो हमारा क्या है, ये क्लोज्ड एब्जॉर्बिंग क्लास है। क्लोज्ड एब्जॉर्बिंग क्लास है। समझ पा रहे हो क्या? तो ये हमारा क्या होगा, एक रिकरेंट क्लास होगा। बोलो, रिकरेंट क्लास होगा और इसका पीरियड हमारा 1 रहेगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ क्लास जो 1 3 4 बना रहा है। क्लियर? 1 3 4 जो बना रहा है वो क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? 1 3 जो 4 जो है वो हमारा क्लोज्ड क्लास नहीं है। क्लियर है क्या? अब बात आती है क्या कि क्लोज्ड है तो क्यों, क्लोज्ड नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलो, क्लोज्ड नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ। बोलो, क्लोज्ड है या नहीं है? जल्दी बता दो, क्लोज्ड है कि नहीं है? जल्दी बताओ। हम्म, जल्दी बताओ। क्लोज्ड है, सारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। हम्म, बोलो, सारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। क्लियर? तो अब बात आती है क्या कि जो हमारा जो क्लास 1 3 4 है वो क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा, ये हमको देखना। तब ने देखा, चलो देख लेते हैं। स्टेट 1 से हम लोग जब जा रहे हैं, अगर स्टेट 1 से निकल रहे हैं तो हमारे पास वापस आने का हर स्टेट से रिटर्न पॉसिबल है। 1 से 3 पे जाके वापस आप आ रहे हैं, 1 से 4 पे जाके वापस आप आ रहे हैं। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यानी इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्लोज क्लास है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, बोलो, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? इसका जो पीरियड है वो हमारा हमको दिख रहा है कि पीरियड हमारा 1 होने वाला है। सबका पीरियड 1 होने वाला है ना, या 1 से ज्यादा हो रहा है? 1 स्टेप में भी पॉसिबल है, 2 स्टेप में भी पॉसिबल है, यानी सबका जो है पीरियड हमारा 1 होने वाला है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? यानी कि स्टेट 1 3 4 भी हमारा क्या, अपीरियोडिक है। क्लियर? अपीरियोडिक है। और हमारा क्या है, क्लोज क्लास है। क्लियर? और हमने क्या देखा, ये भी हमारा रिकरेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि अगर क्लोज क्लास है तो वो रिकरेंट तो रहेगा ही ना। बोलो, क्या ये बात एग्री करते हो क्या? जल्दी बता दो। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोल सकते हो। हम्म, सही है। अब बात आती है क्या, इसके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो यूनिक होगा या जो है इनफाइनाइट होगा? तो इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्कोव चेन हमारा क्या है, रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, कौन सा सही होना चाहिए? हम्म, कौन सा सही होना चाहिए? देयर इज नो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। बोलो, सिंपल सा जो है 0 1 0 0, यही एक हमारा एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, बोलो, क्योंकि हमारा जो है स्टेट 2 हमारा क्या, एब्जॉर्बिंग स्टेट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना। बोलो, इरिड्यूसिबल में यूनिक होता है, बिल्कुल इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक अगर होता है तो उस केस में हमारा यूनिक आ जाता है। क्लियर है क्या? तो हमारे पास इसके पास इनफाइनाइटली मैनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। चलो इसको देखते हैं। यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट इरिड्यूसिबल हो पॉसिबल है? अगर इरिड्यूसिबल है तभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
बोला ए जो है 3x3 का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ट्रेस 1 है एंड डिटरमिनेंट हमारा 1 है, ठीक है। अब जरा देखना, हमको ट्रेस 1 दे दिया है एंड डिटरमिनेंट 1 दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि एक आइगन वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। हमने बोला कि लैम्डा 1 हमारा 1 है, और हमने बोला कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इसकी जो वैल्यू है वो हमारा क्या दिया गया, 1 दिया गया है, और इनके प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो भी हमारा 1 है। इसका क्या मतलब है बताओ, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू 1 है, और लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है हमारा, 1 है। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? सॉरी, इसकी वैल्यू 0 है। अब जरा देखना, एक आइगन वैल्यू हमारा 1 है, तो बाकी दो आइगन वैल्यू जो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे हैं, तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रूट होंगे। हाँ, बोलो, कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है ना। तो हमने बोला कि मान लेते हैं लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट है, और वो किस फॉर्म में है बताओ। अगर लैम्डा 2 इक्वल टू मैं मान रहा हूँ a प्लस आई बी, तो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला जो रूट होगा वो पेयर में आता है। समझ पा रहे हो क्या? जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर इस दो इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं ना। हमने बोला कि मान लो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 का स्क्वायर की बात करो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2, यही होगा क्या? क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 इज नथिंग बट माइनस का 4 का अंडर रूट, यानी कि क्या आ रहा है बताओ, बोलो, प्लस माइनस 2i आ जाएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या? तो हमने बोला क्या, कि सम हमारा 0 है एंड डिफरेंस हमारा 2i है। क्लियर? तो हमारा रूट क्या होना चाहिए बताओ, बोलो, रूट हमारा क्या होना चाहिए, जल्दी बता दो। तो हमने बोला दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। बोलो, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा, सॉरी, क्या हो जाएगा, लैम्डा टू लैम्डा 2 आ जाएगा इक्वल टू 2i, यानी हमारा कि लैम्डा 2 आ जाएगा i। क्लियर है क्या? बोलो, तो लैम्डा 3 को क्या होना पड़ेगा, माइनस आई होना पड़ेगा क्या? जल्दी बता दो, क्या ये बात सही है? यानी हमारे पास जो आइगन वैल्यू आ रहा है 1i और माइनस आई आ रहा है। क्लियर? और इस केस में हमारा जो मिल रहा है, ट्रेस हमारा 1 भी मिल रहा है एंड डिटरमिनेंट हमारा 1 मिल रहा है। तो बोल रहा है द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज रिपीटेड रूट। क्या इसके पास रिपीटेड रूट आ रहा है क्या? ये तो गलत स्टेटमेंट है। एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1। क्या एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ रहा है क्या? बोलो, बोल रहा है ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा रूट आ रहा है ना, एक आई आ रहा है और एक माइनस आई आ रहा है। बोला ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो, अगर ए स्क्वायर की बात करो तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? बोलो। तो हमने बोला कि अगर आइगन वैल्यू, अगर इसके पास ए के पास आइगन वैल्यू 1 आई और माइनस आई है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा बताओ, ए माइनस 1, और क्या होगा, ए माइनस आई, ए माइनस आई, और क्या होगा, ए प्लस आई। यही होगा क्या? इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका क्या मतलब है, ए माइनस 1, और इसका मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बताओ, ए माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या, ए क्यूब माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। यानी ए क्यूब हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, ना कि हमारा जो है ए आइडेंटिटी आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या? तो बोल रहा है क्या,